Dear student, in the last video we have seen some figure of speech from the poem 2.3, The Inchcape Rock. Today we will see the remaining figure of speech of this poem. Let us start. The line is, it made him whistle, it made him sing. तो ये लाइन है हमारे पोएम में से, द इंचकेप रॉक में से. इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग. सो द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन इज रिपीटेशन. तो रिपीटेशन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन या फिर किस तरह की आइडेंटिटी है हमने देखा हुआ है. सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपीटेशन. द वर्ड्स इट मेड हिम आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. इस लाइन में क्या हुआ है, इट मेड हिम ए वर्ड रिपीट हुए हैं जो कवितात्मक प्रभाव के लिए पोएट ने रिपीट किए हुए हैं. इसलिए इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन. नेक्स्ट है क्लाइमैक्स. तो क्लाइमैक्स क्या होता है, लेट अस सी व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइमैक्स. कि क्लाइमैक्स को हम कैसे पहचानेंगे. अगर कोई लाइन आती है क्लाइमैक्स की तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस लाइन में क्लाइमैक्स है. तो व्हेन इन अ सेंटेंस ideas, thoughts, value, importance, qualities, etc. are arranged in ascending order, then the figure of speech is climax. तो कब होगा क्लाइमैक्स, जब कोई सेंटेंस में ऐसे आइडियाज़ होगी, ऐसे थॉट्स होंगे, ऐसे वैल्यू मूल्य होंगे, इम्पोर्टेंस वाली चीज़ होंगी, क्वालिटीज़ होंगे, गुण होंगे, और वो किस तरह से प्रस्तुत होंगे. दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया हुआ रहेगा. असेंडिंग और डिसेंडिंग दो चीज़ें होती है. तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं, मराठीमध्ये चढता क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर. आरोही क्रम, चढ़ता क्रम. ठीक है. अगर इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अगर कुछ चीज़ें आरोही क्रम में उस सेंटेंस में आती है, उस लाइन में आती है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है क्लाइमैक्स. लेट अस सी द एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम. द एग्जाम्पल इज, द लाइन इज, द बोट इज लोअर्ड, द बोटमैन रो. ठीक है, ये लाइन हमारे पोएम में से, द बोट इज लोअर्ड, द बोटमैन रो. इस लाइन में क्लाइमैक्स है. क्यों? द वर्ड्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि इस लाइन में जो शब्द है वो असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, वो आरोही क्रम में रखे हुए हैं. म्हणजेच या लाइन मधले जे शब्द आहेत ते चढत्या क्रमात ठेवलेले आहेत. सो द फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमैक्स. इसलिए होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लाइमैक्स है. क्यों? पता है हमें, इंपॉर्टेंस के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रखे. पहले क्या किया, बोट पानी में उतर गई, द बोटमैन रो, फिर बोटमैन ने उसको रो किया, उसको आगे चलाया. तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में ये शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्लाइमैक्स है. नेक्स्ट, इसी लाइन में हमें देखने को मिलता है अल्ट्रेशन. तो अल्ट्रेशन भी है. अल्ट्रेशन क्यों है इस लाइन में, हियर द साउंड ऑफ द लेटर बी इज रिपीटेड प्लीजिंगली. इस लाइन में जो लेटर बी है, लेटर बी का साउंड रिपीट हो चुका है, इसलिए इसमें अल्ट्रेशन भी है. जैसे आप देख सकते हैं बोट में भी है और बोटमैन में भी बी है, इसलिए यहाँ पे अल्ट्रेशन भी है. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो. एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो. सो इन दिस लाइन द फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्शन. इन्वर्शन है, कब होता है हम देख चुके हैं इसकी आइडेंटिटी. इन्वर्शन जब जो वर्ड्स है वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं होते तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है इन्वर्शन. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर. कि इस लाइन में जो शब्द है वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है, उनके सही क्रम में वो नहीं है. इस तरह से सही क्रम में वो नहीं है. तो सही क्रम क्या है, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज एंड दे गो टू द इंचकेप रॉक. तो इस लाइन की जो करेक्ट प्रोज ऑर्डर है, सही क्रम है शब्दों का, वो है एंड दे गो टू द इंचकेप रॉक. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आया है वो है ऑन मैट फियर. ऑन मैट फियर, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है इसका. तो ऑन मैट फियर एक फिगर ऑफ स्पीच है. इसकी क्या आइडेंटिटी है हम देखते हैं. तो जो यहाँ पे आया हुआ है ऑन मैट फियर, when in a sentence
a word itself expresses sound, then there is use of onomatopoeia. कि ऐसा सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस में एक आधा जो शब्द है खुद साउंड को एक्सप्रेस करता है, खुद आवाज़ को, ध्वनि को व्यक्त करता है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है onomatopoeia. तो इसे ध्वनि दर्शक कहा जाता है. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है पोएम में से हम देखते हैं. डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड. डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, इस तरह से एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे जो वर्ड गर्गलिंग है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करके रखा है. ये जो गर्गलिंग है ये वर्ड्स ही साउंड को एक्सप्रेस करता है. जब वो बेल नीचे जा रही थी, डूब रही थी, तब उसका जो आवाज़ आ रहा था गर्गलिंग, बेल का आने वाला जो साउंड है वो होता है गर्गलिंग साउंड. तो ये गर्गलिंग वर्ड ही साउंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है. इसलिए इस लाइन में होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है onomatopoeia. तो हमने आइडेंटिफाई किया, नाम लिख लिया onomatopoeia, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हमने लिखा. द वर्ड गर्गलिंग एक्सप्रेसेस द साउंड. तो हमें सिंपली लाइन में कौन सा वर्ड साउंड को एक्सप्रेस करता है वो लिखना होता है. जैसे यहाँ पे गर्गलिंग, द वर्ड गर्गलिंग एक्सप्रेसेस द साउंड, कि इस लाइन में गर्गलिंग ये शब्द साउंड को एक्सप्रेस करता है, साउंड को दर्शाता है, व्यक्त करता है. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. नेक्स्ट लाइन है द बबल रोज एंड बर्स्ट अराउंड. तो इसमें भी वही है onomatopoeia. तो इसका एक्सप्लेनेशन, द वर्ड बस्ट एक्सप्रेसेस द साउंड. इसमें बस्ट जो वर्ड है वो साउंड को एक्सप्रेस करता है. बस्टिंग, बस्ट फूटना है ना, तो बस्टिंग साउंड जो आता है बस्ट उसके लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इसी लाइन में अल्ट्रेशन है. अल्ट्रेशन क्यों है? हियर द साउंड ऑफ द लेटर बी इज रिपीटेड प्लीजिंगली. इसमें बबल्स का बी और बस्ट का बी रिपीट हुआ है, इसलिए इस लाइन में अल्ट्रेशन भी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन द डेक द रोअर टेक्स हिज स्टैंड. ऑन द डेक द रोअर टेक्स हिज स्टैंड. इस लाइन में इन्वर्शन है. इन्वर्शन वही जिसमें शब्द करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं होते हैं. तो एक्सप्लेनेशन, द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर. कि इस लाइन में जो शब्द है वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है. द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज. तो इसकी करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या है, इसका सही क्रम क्या है? द रोअर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक. द रोअर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक. तो इन्वर्शन के बारे में हमने पहले देखा है कि ऐसी लाइंस होती है जिसमें जो शब्द दिए होते हैं वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं होते हैं, हमें वो लिखना होता है और उसके करेक्ट प्रोज ऑर्डर में रखना होता है. तो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में रखने के लिए जो सेंटेंस पैटर्न होता है हमने देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस पैटर्न में हमें अगर वो हम रख दे तो वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में हो जाएगी लाइन. ठीक है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन में उसी लाइन को करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या है ये भी बताना होता है. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ पैराडॉक्स. तो पैराडॉक्स भी यहाँ पे पहली बार आया है, इसलिए हम देखेंगे उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं पैराडॉक्स को. तो व्हेन इन अ सेंटेंस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर मेड और इट लुक लाइक एब्सर्ड और फुलिश स्टेटमेंट, देन द फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. कि जब एक आधे सेंटेंस में कुछ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है, जो भी विधान है, स्टेटमेंट है, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब सो विरोधात्मक है, सो विरोधात्मक है. और मेड और इट लुक्स लाइक अ एब्सर्ड और फुलिश स्टेटमेंट. या फिर हम जब उस स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें फुलिश लगता है, एब्सर्ड लगता है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पैराडॉक्स होता है. जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें फुलिश लगता है, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ भी कहा गया है यहाँ पे, फुलिश लगता है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो पैराडॉक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल पोएम में से लाइन है, फॉर देयर इज द डॉन ऑफ राइजिंग मून. आपने ये लाइन पढ़ी, फॉर देयर इज द डॉन ऑफ राइजिंग मून. तो हम डॉन किसे कहते हैं आपको पता है, जब सुबह होती है, जब सूरज निकलने वाला होता है ना. तो सूरज निकलने के पहले जिस तरह का उजाला होता है उस टाइम को हम डॉन कहते हैं. लेकिन आगे आया शब्द राइजिंग मून, तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि डॉन रिलेटेड है सन के साथ, मून के साथ नहीं. तो हम जब इस लाइन को पढ़ते हैं डॉन ऑफ राइजिंग मून, हमें फुलिश लगता है, एक एब्सर्ड स्टेटमेंट लगता है, इसलिए इस लाइन में क्या है, पैराडॉक्स है. फिर हमने आइडेंटिफाई किया, पैराडॉक्स नाम लिख दिया, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हमने लिखा क्या, इट इज़ एन एब्सर्ड स्टेटमेंट. कॉमन लाइन लिख लेना कभी भी पैराडॉक्स के लिए, इट इज़ एन एब्सर्ड स्टेटमेंट, कि ये एक
एब्सर्ड स्टेटमेंट है, एक मूर्ख के जैसे किया हुआ विधान है, इसलिए इसमें पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन क्या होता है, सिंपली आप सबको पता है, क्योंकि हमने देखा है जब भी हमने ग्रामेटिकल पार्ट देखा है तो हमने उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे हुए। इंट्रोगेशन मतलब होता है क्वेश्चन, है ना। तो व्हेन अ क्वेश्चन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस देन देयर इज यूज ऑफ इंट्रोगेशन। कि स्टेटमेंट यूज़ न करते हुए जब क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है कवितात्मक प्रभाव के लिए, तब होने वाला जो फिगरेटिव यूज़ होता है वो होता है इंट्रोगेशन। तो पोएम में से लाइन देखते हैं। कांस्ट हियर्स सेड वन ब्रेकर्स रोअर। तो ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आया है, कांस्ट हियर सेड वन ब्रेकर्स रोअर। तो यहाँ पे इंट्रोगेशन है, सिंपली क्वेश्चन मार्क दिख ही रहा है, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेशन है। तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम, द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड हियर, बस नाम लिखेंगे इंट्रोगेशन और एक्सप्लेन करेंगे द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड हियर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल। क्या है, नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल। तो इसमें इन्वर्शन है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इन्वर्शन। द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज आई कैनॉट टेल वेयर वी आर नाउ। कि शब्द जो है इस लाइन में के वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है। तो करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या है, सही क्रम क्या है, आई कैनॉट टेल वेयर वी आर नाउ। ये है इस लाइन का करेक्ट प्रोज ऑर्डर, सही क्रम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड इपिथेट। ये भी यहाँ पे पहली बार आया है, इसलिए देखते हैं व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड इपिथेट। कैसे पहचानेंगे हम, अगर कोई लाइन आती है तो ट्रांसफर्ड इपिथेट का क्या मतलब उसकी क्या आइडेंटिटी है, किस तरह से हम उसे पहचान पाएंगे। तो इपिथेट का सिंपली मीनिंग होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और ट्रांसफ़र करना मतलब आपको पता ही है, ट्रांसफर्ड इपिथेट मीन्स अगर कोई एडजेक्टिव किसी को ट्रांसफ़र किया जाता है तब। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन इन अ सेंटेंस वन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इज सुटेबल नाउन टू अनदर नाउन देन द फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड इपिथेट। जब कोई सेंटेंस में, कोई लाइन में, कोई विधान में एक जो एडजेक्टिव है वो उसके सुटेबल नाउन से दूसरे नाउन को ट्रांसफ़र किया जाता है, दूसरे नाउन को दिया जाता है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है ट्रांसफर्ड इपिथेट। तो लेट अस सी द एग्जांपल फ्रॉम द पोएम। तो पोएम में जो एग्जांपल है ट्रांसफर्ड इपिथेट का वो है टिल द वेसल स्ट्राइक विथ अ स्यूरिंग शॉक। ठीक है, तो इस लाइन में आप सिंपली देख पा रहे हैं कि कौन सा एडजेक्टिव आया है। शॉक एक नाउन है, शॉक एक नाउन है, उसके साथ एडजेक्टिव आया है स्यूरिंग, उसके साथ कौन सा एडजेक्टिव आया हुआ है, श्यूरिंग शॉक कहा गया है। ठीक है ना। अब श्यूरिंग क्या होता है आपको पता है, कप कपाना, थरथराना। तो कौन कप कपाता है, कौन थरथराता है, ह्यूमन बीइंग, हम लोग है ना, हम लोग श्यूरिंग होते हैं, कप कपाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है शॉक वर्ड के साथ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड इपिथेट है। हमने नाम लिख दिया फिगर ऑफ स्पीच का ट्रांसफर इपिथेट। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे द एडजेक्टिव, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द एडजेक्टिव स्यूरिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन टू शॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो एडजेक्टिव स्यूरिंग है ह्यूमन बीइंग से ट्रांसफर करके शॉक के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड इपिथेट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन भी हमने देखा था कि कोई भी जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जब ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है। क्यों, द स्यूरिंग, इसमें क्या हुआ है, द स्यूरिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी विच इज़ गिवन टू शॉक। स्यूरिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है। स्यूरिंग कपकपाना, थरथराना एक मानवीय गुण है जो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट शॉक को यहाँ पे दी गई है, इसलिए इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है। ट्रांसफर्ड इपिथेट भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट लाइन इज बट इवन इन हिज डाइंग फियर। कौन सी है, बट इवन इन हिज डाइंग फियर। तो यहाँ पे भी आप सिंपली देख पा रहे हो कि डाइंग एक एडजेक्टिव है जो फियर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड इपिथेट है।
द एडजेक्टिव डाइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन टू फियर। इस लाइन में क्या हुआ है? द एडजेक्टिव डाइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन टू फियर। इस लाइन में जो एडजेक्टिव डाइंग है वो ह्यूमन से ट्रांसफर करके फियर को दिया गया है, क्योंकि फियर कभी डाइंग नहीं होती। ठीक है, डाइंग कौन होता है? व्यक्ति होता है मरने वाला, है ना। तो यहाँ से व्यक्ति से ट्रांसफर करके फियर को, डर को दिया गया है, इसलिए इस लाइन में ट्रांसफर इफिशिएंट है। फिर से इसी लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि द वर्ड फियर इज पर्सोनिफाइड हियर। यहाँ पे इस लाइन में जो फियर शब्द है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी की क्या आइडेंटिटी है, कब होता है एपोस्ट्रोफी ए फिगर ऑफ स्पीच? लेट अस सी। व्हेन इन अ सेंटेंस अ डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू द डेड, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, अब्सेंट पर्सन्स, गॉड एक्सेट्रा, देन द फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी। कि एखादे सेंटेंस में अगर कोई डेड मृत व्यक्ति है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, निर्जीव ऑब्जेक्ट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, अब्सेंट पर्सन है, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, गॉड है, भगवान है, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करके बोला जाता है, इन चीज़ों को उद्देश्य में रख के बोला जाता है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है एपोस्ट्रोफी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम पोएम में से। पोएम में ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक। हाँ, ओ क्राइस्ट, क्राइस्ट को एड्रेस किया हुआ है, गॉड को एड्रेस किया हुआ है। ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक। जब हम ये लाइन बोल रहे हैं या फिर पोएट बोल रहा है या फिर जो भी वो रोअर के साथी थे, रोअर था, जब ये बोलता है ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक, तब क्राइस्ट वहाँ पे नहीं होते, भगवान वहाँ पे नहीं होते, इसलिए इस लाइन में एपोस्ट्रोफी है। वन ऑफ द रोअर इज एड्रेसिंग टू गॉड, कि जो रोअर्स के साथी होते हैं उसमें से एक साथी क्या कर रहा है? ही इज एड्रेसिंग टू गॉड, गॉड को एड्रेस कर रहा है, गॉड को मतलब उद्देश्य में रख के वो बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेव्स रश इन एवरी साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वेव्स रश इन एवरी साइड। तो इसमें क्या है? इस लाइन में है पर्सोनिफिकेशन। जब कोई भी मानवीय गुण निर्जीव घटक को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन क्यूज है, क्योंकि द वेव्स आर पर्सोनिफाइड हियर। सिंपली लिख रहे हैं हम कि जो वेव्स है, तो वेव्स को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया हुआ है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि रशिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी, रश भागना दौड़ना, है ना। रशिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी विच इज गिवन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट वेव्स, कि भागना, रश करना, भागना एक ह्यूमन क्वालिटी है, जो एक निर्जीव घटक वेव्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, लहर कहते हैं वगैरह, तो उसको दी गई है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ सिमिली। सिमिली जो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो कब होता है सिमिली? व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, देन द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। कि दो घटकों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है इन शब्द का यूज़ करके, जैसे लाइक है, एज है, इन दो शब्दों में से कोई भी शब्द यूज़ करके दो घटकों के बीच जब कंपैरिजन होगा, तब होने वाला कंपैरिजन या तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है सिमिली। जैसे एग्जाम्पल है पोएम में से, अ साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल। अ साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल, कि जब उनका जहाज नीचे डूब रहा था, जब रोअर्स का जहाज नीचे डूब रहा था, तब आने वाला जो साउंड था, वो साउंड जिस तरह से इंचकेप बेल में से साउंड आता था, उसी तरह का साउंड था। तो यहाँ पे दो घटकों के बीच एज वर्ड यूज़ करके कंपैरिजन है, यह है डायरेक्ट कंपैरिजन, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमने किस तरह से लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है, द साउंड ऑफ सिंकिंग शिप इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द साउंड ऑफ द सिंकिंग इंचकेप बेल। ठीक है, जो सिंकिंग शिप का, डूबने वाला जहाज का जो साउंड है, वो डायरेक्टली कंपेयर किया है इंचकेप बेल के साउंड के साथ, बाय यूजिंग द वर्ड एज वर्ड का यूज़ करके, इस तरह से वो कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सो स्टूडेंट, these are all the figure of speech from the poem The Inchcape Bell. So today we will stop here. Thank you.